जी, आज का लेक्चर मुस्तफ़ा कमाल पे है, जो सेकंड ईयर के हीरोज़ में से सेकंड लास्ट नंबर पे है। और मुस्तफ़ा कमाल लिखा हुआ है विल्फ्रेड एफ फैसल ने, जो एक यूरोपियन था, लेकिन इसने जो कुछ ऑब्जर्व किया उसने अपने एक ऐसे में इसको लिख दिया है, और ये एक जर्नलिस्ट था। इसमें ये क्या लिखता है, सबसे पहले हम इसी चैप्टर के हिस्ट्री में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि 1911 में टर्किश फर्स्ट वर्ल्ड वार में वेपन छोड़ जाता है और शिकस्त खा जाता है, हिम्मत हार जाता है। और वहां पर फिर जाहिर है जो वहां का सुल्तान था महमद और वो अंग्रेजों के सामने, यूनानियों के सामने, ग्रीक के सामने ऐलान कर देता है कि आप कत्लो गारत छोड़ दें, तबाही छोड़े, हम आपके अंडर काम करेंगे, हमसे मुफाहमत कर लें आप। तो इसके बाद ये क्या करता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुहिब्बे वतन होते हैं, पैट्रियट होते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई और आकर हमारे ऊपर कब्जा करे। तो लोग वहाँ पे खिलाफ भी होते हैं। अब जिस जिस एरिया में लोग बगावत करते हैं, तो ये मुस्तफ़ा कमाल को ख़ासतौर पे अनातोलिया वाली साइड पे भेजता है कि वहाँ के लोगों को कवर करें और वहाँ के लोगों को अग्री करें कि वो मेरे नीचे ही काम करेंगे और इनके अंडर यानी ग्रीक यूनानियों के अंडर रह के हम अपना काम करें। फिर ये जाता है 15 मई 1919 को, मुस्तफ़ा कमाल फिर किधर जाता है, अनातोलिया में, और बहरी सफ़र करके जाता है, बहरी जहाज में जाता है। और फिर वहाँ जाके वो जब सिचुएशन देता है उसकी माइंड चेंज हो जाता है। वहाँ से वो यही कह के जाता है जो सुल्तान ने कहा होता है कि ठीक है मैं वहाँ पे जाके लोगों को समझाऊंगा, अंडर करूंगा, क्योंकि आर्मी में होता है। लेकिन बाद में इसका माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि ये भी मुहिब्बे वतन था, तो ये वहाँ के लोगों को उल्टा उसके खिलाफ तैयार करना शुरू कर देता है। अब सुल्तान को भी समझ आ जाती है कि ये तो मेरे खिलाफ काम हो रहा है, तो वो उसको वापस बुलाता है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल फिर वापस नहीं आता। वो समझ आता है कि वापस गया तो जेल में ही। फिर वो आने से इनकार करता है, उल्टा किसको कहता है, सुल्तान को, कि आप आ जाएं, यहाँ के लोग और यहाँ जो आर्मी मैंने खुद बनाई है ये आपका इंतजार कर रही है, आपके अंडर, आपके कंट्रोल में ये यूनानियों के खिलाफ लड़ेंगे। ये वो वाली आर्मी नहीं है जो आपके साथ रह के यूनानियों के अंडर काम करेंगे, बल्कि ये वो मैंने बनाई है जो खिलाफ लड़ेंगे, और आपको हम वेलकम करते हैं। लेकिन सुल्तान नहीं माना, इस वजह से फिर दोनों में इख्तलाफ बढ़ते गए। फिर होता है ब्रिटिश एडमिरल इन्फॉर्म करता है सुल्तान को कि भाई आप लोगों को हमने फतह कर लिया है, आप शिकस्त खा चुके हैं इनके हाथों, ग्रीक यूनानियों के हाथ। तो 20 जनवरी 1920 में फिर क्या होता है, बाकायदा नेशनल असम्बली, एनए का मतलब नेशनल असम्बली में एक इजलास होता है, और वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल अकेला रह जाता है। लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ भी सिचुएशन होती है कि बाहर सब साथ होते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वो साथ छोड़ देते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पे अकेला रह गया और शिकस्त खा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं उसने हारी। और 23 अप्रैल 1920 में आखिरकार वो क्या बन जाता है, नेशनल असम्बली का प्रेसिडेंट बन जाता है, सदर बन जाता है। एंड ऑफ मई 1920 में फिर वहाँ के जो अलायंस, जो इत्तेहादी हैं, जिन्होंने इत्तेहाद कर लिया है, और वो जो आर्मी मुत्तहिद होकर आई हुई है कब्जा करने के लिए, वो टर्म्स पब्लिश कर देती है जो उन्होंने सुल्तान के साथ की होती है। टर्म्स एंड कंडीशन जो सुल्तान महमद के साथ की होती, महमद फौर के साथ, वो पब्लिश इसलिए करते हैं कि आवाम को पता चल जाए कि भाई आपकी जो बादशाहत थी वो हमारे अंडर है, अब हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उसका अवाम पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ। तो 21 अगस्त 1921 को आखिरकार फाइट हो जाती है ग्रीक में और टर्किश आर्मी के दरमियान। और ये टर्किश आर्मी कौन सी वाली, जो मुस्तफ़ा कमाल ने बनाई थी, वो वाली, जो कह रहे थे कि हम, हमारे ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा, हम लड़ेंगे। तो दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, और फिर कहाँ पे होती है, स्कारिया रिवर के ऊपर। अब आप कहते हैं रिवर के ऊपर कैसे, दरअसल वो रिवर जो है वो पहाड़ी इलाके में है, टर्की में, और लड़ाई हो रही थी पहाड़ों के ऊपर, तो नीचे से वो दरिया गुजर रहा था, तो माउंटेन एरिया में थी, और स्कारिया रिवर के ऊपर। एंड ऑफ अगस्त 1922 में मुस्तफ़ा जब ये लड़ाई लड़ रहा होता है, तो वो क्या कहता है, स्पारियो
अब तुम आगे बढ़ो और सबको खत्म कर दो और अजमेर को फतह कर लो। क्या कहता है, सोल्जर्स फॉरवर्ड टू अजमेर। और वाकई इसके ये अल्फाज वो बाकायदा तारीख में लिखे हुए कि इतने अफेक्टिव थे कि उसकी आर्मी कितनी तेज़ी से लड़ी और अजमेर को आखिरकार उसने फतह कर लिया और वहाँ पे वो एंटर हो गए। और 9 सितंबर 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अजमेर में एंटर हुआ और उसके बाद वहाँ की आवाम ने उसको कौन सा लक़ब दिया, सेवर ऑफ टर्की, यानी तुर्की का निजात दहिंदा, तुर्की को निजात दिलाने वाला, ये उसको टाइटल मिला। फिर 17 नवंबर 1922 में महमद सुल्तान जो था उसको भगा दिया गया एक एम्बुलेंस के थ्रू और उसे मुल्क बदर कर दिया गया। बैनिश मतलब मुल्क बदर कर दिया, निकाल दिया। जो एरिया अभी भी सुल्तान के पास था वहां से यूनानियों ने क्या किया, उसे निकाल दिया कि अब तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, अब हम यहाँ पे काबिज हो चुके हैं। 4 नवंबर 1922 में ऑटोमन एम्पायर मतलब उस्मानी खिलाफत, खिलाफत उस्मानिया क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है 1922 में 4 नवंबर। 29 अक्टूबर 1923 में मुस्तफ़ा कमाल फिर आगे आता है और हर एक को सारे इलाके दोबारा से फतह करता है और उसमें देहातों के जैसे मुजाहिदीन तबका जो होता है वो उनके साथ होते हैं और फिर आखिरकार वो वहाँ पे क्या बनता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, खुद प्रेसिडेंट बन जाता है। पहले वो सिर्फ नेशनल असेंबली का प्रेसिडेंट, अब उसने अनाउंस कर दिया और वो प्रेसिडेंट बन गया और जनरल किस्मत को उसने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, वजीर आजम बनाया। इस दौरान जैसे वो बना 101 तोपों की सलामी दी गई, ये भी याद रखना, 101 तोपें जो है वहाँ पे बाकायदा बमबारी की खुशी के उसमें। अब जब ये बनता है तो बनते ही सबसे पहले ये एजुकेशन पे काम करता है, तालीम के ऊपर और ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम पे, जिस पे पहले पाबंदी थी और ख़वातीन को कम पढ़ाया जाता था, वो अनाउंस कर देता है कि भाई अब से ख़वातीन साइंस के फील्ड में भी पढ़ा करेंगे, साइंस सब्जेक्ट के साथ पढ़ा करेंगे। तो एक और उसने काम किया 1925 में, इसने पर्दे का खात्मा किया, वेल का। इसीलिए आप देखें टर्की में आपको लगता है कोई मिनी यूरोप है कि वहाँ का जो ड्रेस पहनते हैं इस तरह से, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था मुस्तफ़ा कमाल से। तो मुस्तफ़ा कमाल ने पर्दे का खात्मा किया, ये इसके हम कह देते हैं कि मिस्टेक भी थी, गलती भी, जो ये बाद में माना भी अपने एरर को। तो और दूसरा काम इसने फैज, फैज कहते हैं टर्किश टॉफी को, वो ऊपर तस्वीर, उसको फैज कहते हैं, उसका खात्मा कर दिया। उसने कहा अब से कोई भी टर्किश मैन उसके सर पे फैज नहीं होनी चाहिए, तुर्की टोपी, आप टर्किश ड्रामाज में देखते होंगे। तो ये इसने खत्म की और इसकी जगह पर क्या कहा, क्या होना चाहिए, हैट होनी चाहिए, पेरिस वाली यूरोप वाली हैट होनी चाहिए और ये कंपलसरी कर दिया था इसने, तो हैट इज कंपलसरी। और उसने क्या किया, वहां पे पाशा का लफ्ज बोला जाता था, ड्रामों में सुना होगा आपने, तो पाशा जो है उसने क्या कर दिया, वो भी खत्म कर दिया कि किसी के नाम के साथ पाशा नहीं लिखा जाएगा। और उसने कहा कि मैन के लिए बे का वर्ड बोले, वो आपने सुना होगा ये अटूल ड्रामा वगैरह में, उस्मान बे और ये वो, ये भी किसने इंट्रोड्यूस करवाया वर्ड, मुस्तफ़ा कमाल ने। और वुमेन के लिए उसने कहा बयान का लफ्ज इस्तेमाल होगा, इसी तरह आजकल उसको बादियान भी वो बोलते हैं। तो लैंग्वेज को चेंज किया, देखें कितना बड़ा स्टेप लिया, लैंग्वेज ही चेंज कर दी, पूरे मुल्क की लैंग्वेज चेंज की। इसके बारे में चैप्टर में लिखा हुआ है कि ये लैंग्वेज चेंज करने में इतना एक्टिव था कि खुद मुख्तलिफ जगह पे जा जाकर आवाम को इकट्ठा करके अपनी बनाई हुई लैंग्वेज ज़बरदस्ती सिखाता था और असातिज़ा को इसने इकट्ठा किया, ज़बरदस्ती वो वाली लैंग्वेज सिखाई जो अपनी थी। उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी, जो अरबिक और पर्शियन वगैरह का मिक्सचर था। तो इसने कहा कि अब हम वो लैंग्वेज जो प्योर टर्किश होगी वो यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये कंपलसरी है, बाकी सब खत्म करें। और इसने ग्रामर, वर्ड को आसान बनाना, इसने इस पर बहुत काम किया और यहाँ तक उसने कह दिया कि आपका बाकायदा टेस्ट होगा और टेस्ट भी
किसी भी वक्त हो सकता है। तो अगर किसी भी शख्स को ना आया उसे पनिश किया जाएगा। इतना एक्टिव था ये लैंग्वेज को चेंज करने में। और आज देख ले, एक शख्स की बनाई हुई लैंग्वेज पूरे कंट्री टर्की में यूज हो रही है। उसके बाद इसने क्या काम किया, टर्किश स्क्रिप्ट प्रोड्यूस करके लोगों को बताया, इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो मैंने लिखा है ना, राइटिंग स्टाइल और वर्ड किस तरह बनते हैं, ये वाला यूज करना है। फिर इसने रेलवेज और रोड्स बनाने पे बहुत काम किया। आप देख रहे हैं रेलवेज पे और रोड्स पे इसका बहुत काम है कंट्री में। और फिर फैक्ट्रीज के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, बिजनेस के ऊपर इसने इतना काम किया कि जब इसके पास गवर्नमेंट आई तब 150 फैक्ट्रीज थी टर्की में, और इसने चंद सालों में कितनी बना ली, 2000 फैक्ट्रीज। इतना फोकस किया इसने बिजनेस के ऊपर, लोगों को इतना छोड़ किया कि आप बिजनेस स्टार्ट करें। उसके बाद है फिर 1923 में इसने बाकायदा स्पीच की वुमेन राइट्स के लिए कि अब आप हर खातून जो है पढ़ेगी भी और हर खातून बेल के बगैर हो। ठीक है। इसने ड्यूरिंग सेशन क्या क्या एक्टिविटीज की ज्यादा इसने अपनी आर्मी बना ली थी, नेशनल आर्मी। एक तो वो जो वाकई बनी हुई थी सुल्तान की तरफ से, लेकिन इसने एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की, अंदर ही अंदर अपनी एक आर्मी बना ली जिसका नाम उसने रखा नेशनल आर्मी। और इसने देखा कि हम फेस टू फेस लड़ाई नहीं कर सकते यूनानियों से, हम हार जाएंगे, तो इसने गरीला वार स्टार्ट कर दी। गरीला वार ये होता है कि जहां दुश्मन नजर आए उनको फौरन ही मार के गायब हो जाए, जैसे कश्मीर में मुजाहिदीन करते हैं, या इस तरह से ये हमास वगैरह फ़लस्तीन में कि इनका कोई एक कैंप नहीं होता जहाँ पे दुश्मन अटैक करे, ये फाइट करके अचानक ही अटैक करते हैं और फाइट करके भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये गरीला वार होता है। उसके बाद इसने गवर्नमेंट बना ली अपनी ही, टेम्परेरी गवर्नमेंट अनातोलिया में, क्योंकि इसको भेजने वाला भी मेहमद खोर था, अनातोलिया को भेजा तो अपने फायदे के लिए था, लेकिन इसने जाके उल्टा अपना काम शुरू कर दिया और इसने वहाँ अपनी गवर्नमेंट बना दी। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में ये बातें हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है और एग्जाम के मुताबिक ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है